तो स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिया था। पार्ट 4 में हमने डीपीएस भी पढ़ा था और हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह पढ़ी थी। जो ड्यूटीज़ थी वो कहाँ से ली थी हमने? रशिया से ली थी। तो आज हम यूनियन गवर्नमेंट वगैरह शुरू करने जा रहे हैं। यूनियन का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या रहेगा आपका? उनका एग्जीक्यूटिव, उनका लेजिस्लेचर और उनकी जुडिशरी रहेगी। सबसे पहले यूनियन में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर 151 तक। काफ़ी बच्चों की मेरे को क्वेरी आ रही थी कि सर क्या हमें सारे आर्टिकल याद करने हैं? तो आप मेन में आर्टिकल याद कर लेना, ठीक है। जिनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस रखूँगा वो तो आपने करने ही करने हैं। लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें यूनियन की, तो आर्टिकल कहाँ से शुरू है? ये 79 से लेकर 123 तक आर्टिकल है। सबसे पहले आर्टिकल 79 ये कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये कौन बताता है? हमारा आर्टिकल 79 बताता है और दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। अब पार्लियामेंट किस किस से बनती है? ये सवाल बड़ी बार पेपर में आता है। पार्लियामेंट किससे से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बनता है। बड़ी बार होता क्या है, ये दोनों तो ऑप्शन में होते हैं, ये ऑप्शन में नहीं होता। तो याद रखेंगे इन तीनों से ही क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। अब कोई भी लॉ वगैरह पास होना है तो वो पार्लियामेंट ही करती है। तो मतलब तीनों का ही प्रोसेस होगा, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, प्रेसिडेंट का भी, ठीक है। अब आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की कंपोजिशन के ऊपर। राज्यसभा में क्या क्या कंपोजिशन होती है? सबसे पहले राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस भी कहते हैं, उसको एल्डर हाउस भी कहते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स कितने रहते हैं इसके? 250 रहते हैं। कितने रहते हैं? 250 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 12 मेंबर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। जो कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से फील्ड से लड़ जाता है, ठीक है। अब याद रखेंगे राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परमानेंट हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे 5 साल के बाद लोकसभा खत्म हो जाती है, नई लोकसभा आती है, तो वो हम टेम्प्रेरी हाउस है, बट ये क्या है? परमानेंट हाउस है। इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, ठीक है। ये कभी भी डिसॉल्व वगैरह या डिसोल्यूटेड नहीं हो सकती है। और 1/3 जो मेंबर रहते हैं इसके क्या रहते हैं? 1/3 मेंबर रहते हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। क्या रहते हैं? 1/3 मेंबर। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं 2 साल के बाद। और जो टेन्योर रहता है हर एक मेंबर का वो कितना रहता है? लगभग 6 साल का। कितना साल का? 6 साल का। एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर हैं, जो कि चेंज वगैरह होते रहते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की कंपोजिशन के ऊपर। किसकी बात करता है? लोकसभा की कंपोजिशन के ऊपर। इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको हम टेम्पररी हाउस भी कहते हैं, इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ द क्या कहते हैं? पीपल। मैक्सिमम मेंबर कितने रहते हैं? 552 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 2 मेंबर एंग्लो इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये वाली कैटेगरी अब खत्म कर देगी। ये कैटेगरी क्या हो गई? अब खत्म हो गई है, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन हम अपॉइंट नहीं करते हैं। जो मेंबर हैं इसके वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? थ्रू लोकसभा इलेक्शन। जैसे अभी भी आपको पता है इलेक्शन एमपी वगैरह के इलेक्शन हुए थे, ठीक है। ये उसके थ्रू क्या होते हैं? अपॉइंटमेंट होते हैं। राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन वाला क्या हो गया है? खत्म हो गया है, ठीक है। टर्म के बारे में बात करें, लोकसभा की टर्म कितनी रहती है? 5 साल रहती है। और राज्यसभा की मेंबर की टर्म कितनी रहती है? 6 साल रहती है। 5 साल के बाद लोकसभा को वापस डिसॉल्व कर दे देते हैं, वेरएस राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए मेंबर्स की? तो सबसे पहले सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। इट शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट। उसका कोई दिवालिया वगैरह निकला नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिमाग से वो ठीक होना चाहिए। और नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। अब पोस्ट ऑफ प्रॉफिट हो गया या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? कोई भी सरकारी नौकरी, ठीक है। कोई भी सरकारी नौकरी, जॉब वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं एज के बारे में बात करें तो राज्यसभा के लिए 30 है और इसके लिए कितना है? 25 है, ठीक है। तब इसको अपर हाउस या एल्डर हाउस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्डर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एल्डर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 89 डील कैसे करता है? देयर शैल बी अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो चेयरपर्सन, जो बेसिकली जैसे एक अगर आप कोर्ट में जाते हो एक जज बैठा होता है, जज की तरह क्या कहते हैं आपका? राज्यसभा में भी एक बंदा बैठा होता है, उसको हम कहते हैं चेयरपर्सन कहते हैं। जैसे स्पीकर लोकसभा में होता है, वो मेजरली कौन होता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो कौन होता है वहाँ पे? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस चेयरपर्सन वो कोई भी मेंबर हो सकता है राज्यसभा से। अगर चेयरमैन एब्सेंस हो, अगर चेयरमैन नहीं है, उस केस में वाइस चेयरपर्सन एक्ट करेगा ऐसा चेयरपर्सन, ठीक है।
और याद रखेंगे वाइस चेयरपर्सन जो अपना रेजिग्नेशन है वो किसे देगा, चेयरपर्सन को देगा, पर चेयरपर्सन प्रेसिडेंट को देगा। आर्टिकल 93 बात करता है देयर शैल बी ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए कहाँ पे, लोकसभा में। कौन होना चाहिए, लोकसभा में। अब आगे, बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सबमिटेड रेजिग्नेशन टू ईच अदर। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा और डिप्टी स्पीकर को देगा, स्पीकर को देगा। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना बड़े भाई प्रेसिडेंट को ही क्या देगा, रेजिग्नेशन देगा। और इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करेगा उसको ड्यूटी। आर्टिकल 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। अब कोरम का मतलब हो गया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू स्टार्ट अ प्रोसीडिंग, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ प्रोसीडिंग। ये हमारे लिए कितना रहता है, 10% रहता है या 1/10 मेंबर आता है। जैसे कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, मैं कहता हूँ मेरी क्लास को देखने के लिए अगर 5 बंदे अभी ऑनलाइन हो तभी मैं क्लास शुरू करूँगा, नहीं तो मैं नहीं शुरू करूँगा। तो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ कोरम क्या हो गया, 5 मेंबर्स हो गया। ठीक है। आर्टिकल 108 इम्पॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। ठीक है। 108 बात करता है जॉइंट सेशन की। जॉइंट सेशन कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, कॉल बाय द प्रेसिडेंट। और चेयर कौन करता है इसको, चेयर कौन करेगा इसको, चेयर करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मैंने बताया था जब देर इज अ डेडलॉक कंडीशन लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तब एक क्या बनाया जाता है, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। उसको कॉल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और चेयर कौन करता है, उसको स्पीकर ही करता है। ठीक है। आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट है, मनी बिल प्रेजेंट ओनली इन लोकसभा। ये कहाँ पे करता है, लोकसभा में करता है। राज्यसभा के पास इसके लिए पावर नहीं है। विद इन 14 डेज उसको क्या करना पड़ता है, बिल को असेंट देना पड़ता है। अगर वो डिसएग्री भी हो तो बिल इज डीम्ड टू बी पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस। और प्रेसिडेंट के पास भी उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उसको हाँ बोलना था मनी बिल के केस में। 112 ये आपका आ गया बजट। ये आपका क्या आ गया, बजट। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन, इसको बजट कहते हैं। प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आर्टिकल 123 ये बात करता है ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सपोज किया पार्लियामेंट है ही नहीं है, लोकसभा है ही नहीं है, तो उस केस में अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई लॉ वगैरह बनाना है, तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं। और ऑर्डिनेंस कौन ला के आता है, प्रेसिडेंट लेकर आता है। ये एक टेम्परेरी प्रोविजन रहता है, इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, लगभग 6 महीने की रहती है। जुडिशरी ऑफ द यूनियन। ठीक है। जुडिशरी में हम बात कर लेंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा और स्टेट में हम हाई कोर्ट के लिए डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 123 से लेकर 147 के बीच में हम ये डील करता है। आर्टिकल 124 डील बोलता है क्या, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट किसका होना चाहिए, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। बेसिकली अगर इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लें तो 1773 में अंग्रेजों के टाइम में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें 1774 में क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था कहाँ पे, कलकत्ता में। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। पहले जो चीफ जस्टिस है इसका, उनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। हम लॉर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ एलिजा इम्पे। 1935 में सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। सेम एक आरबीआई था, आरबीआई को भी शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से। कहाँ किया गया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। और जो वीडियो हमारे पेड बैच में देख रहे हो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, हम व्हाट्सअप में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद 1987 में इसका नाम क्या बढ़ गया, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में सुप्रीम कोर्ट को हमने रीऑर्गेनाइज किया। उस समय जो पहले चीफ जस्टिस है इनका, उनका नाम क्या था, हीरालाल कानिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीरालाल जे कानिया, वो क्या बने सुप्रीम कोर्ट। इनके साथ 7 और जजेस और आए। प्रेजेंट एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 कौन है, अदर जजेस है। अभी अभी जो है चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हो। आर्टिकल 124/2। ठीक है, आर्टिकल 124/2 ये बात करता है ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other judges are appointed by the president with an advice from chief justice of India. ठीक है। देन आर्टिकल 124/3 एलिजिबिलिटी ऑफ द, क्या क्या जज की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि
सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज लेस देन 65 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज का, या 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसा एडवोकेट। ठीक है। अब कोरम पता चल गया आपको कोरम क्या होता है कि मिनिमम कितने जज। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मिनिमम जज हैं 3 जज कम से कम चाहिए अगर किसी केस की प्रोसीडिंग करनी है, और अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी है तो कम से कम कितने जज चाहिए, 5 जज चाहिए, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होगा। आफ्टर गेटिंग सबसे ज़्यादा जजेस किस केस में लाए गए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर शायद वैरी कर सकता है, मेरे ख्याल से तो ये 11 जजेस थे, और ये जो आपका एक कोर्ट केस हुआ था 1773 के अंदर हुआ था, जिसको हम केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, केशवानंदा भारती केस, कौन सा केशवानंदा भारती केस, उसमें जो है मैक्सिमम जजेस लाए गए थे। आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 125 बात करता है सैलरी अलाउंसेस के, किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। जो सैलरी है और सैलरीज अलाउंसेस है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो अपॉइंटमेंट के बाद कभी भी रिड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 126 कहता है अगर एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द सीनियर मोस्ट जज विल परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है। अपॉइंटमेंट एडॉक जजेस, एडॉक का मतलब हो गया अगर एडिशनल वर्क होगा तो एडॉक जजेस भी अपॉइंट वगैरह कर सकते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट फिर भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आर्टिकल 128 अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, मैक्सिमम टेन्योर इनका कितना रहता है, 2 साल का ही रहता है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, और इसकी दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑल द हाई कोर्ट टू फॉलो द डिसीजन। ठीक है। अगर कोई पुराना केस या डिसीजन दिया हुआ है उसको ऐसा रिकॉर्ड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, इन हाई कोर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 130 ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड ऑलवेज बी इन द नेशनल कैपिटल और नियर द प्रेसिडेंट ऑफिस। जरूरी नहीं है, उन्होंने बोला है कि होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट के जजेस। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नेवर इंटरफेयर इन द वर्ड ऑफ जुडिशरी। ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस, ये बता दिया आपको मैंने। और जो सैलरी अलाउंसेस है आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 2 फंड होते हैं, एक कंटीजेंसी होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है। इनकी जो सैलरी वगैरह वो कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। आर्टिकल 132 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन ऑफ द हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू कैंसल एनी डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सबसे बड़ा है तो ये डिसीजन अपना किसी का भी नीचे लोअर कोर्ट का डिसीजन कैंसिल कर सकता है। आर्टिकल 137 दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ राइट टू रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन। कल को डिसीजन दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई है ही नहीं है, तो उस केस में अपना डिसीजन खुद भी क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ राइट टू टेक ओवर एनी रनिंग केस फ्रॉम हाई कोर्ट, वो कोई भी केस अपने पास ले सकता है। आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट है, एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ये बाइंडिंग रहती है? पहली बार तो बाइंडिंग नहीं रहती है, नेक्स्ट टाइम बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, पहली बार अगर एडवाइस दे जाएंगे तो वो बाइंडिंग नहीं है, अगर फिर से रिकन्सिडर के बाद आती है तो इट इज़ बाइंडिंग। आर्टिकल 146 जितनी भी रिक्वायरमेंट है किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, सारी मैनेज कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैनेज करेगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल 148, आर्टिकल 140 डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जितना भी ऑडिट वगैरह, जितना भी खर्चा वगैरह हो रहा है उसका ऑडिट करने के लिए हमारे पास कौन होना चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अभी फिलहाल के लिए कौन है हमारे पास, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के पहले LGP रह चुके हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ही इज़ द हाईएस्ट ऑडिट ऑफिसर इन रिस्पेक्ट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो क्या कहता है, इंस्पेक्ट करेगा, क्या इनकम करेगा और एक्सपेंडिचर करेगा। ही इज अपॉइंटेड, इसको अपॉइंटमेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता है। ही सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही सबमिट हिज रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यूनियन का पार्ट है, यूनियन वाला पार्ट है, वो क्या होता है, फिनिश होता है। मेजरली लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, यहाँ से सवाल आते हैं। जो मेन आर्टिकल है वो आपको हमने बता दिए हैं, तो जिसके कारण आप लोगों का क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे प्रेज़ भी करते कि सर जो ये नोट्स वगैरह हैं जिस तरीके से आपने कंसल्टेट किए हुए हैं उससे हमें क्या हो रहा है, बड़ा जल्दी फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को लगभग अगर आप 2 बार देख लेते हो तो चांसेस ये हैं कि आपको रिटेनिंग
ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एक काम करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, सो डैट कि आपकी पॉलिटी आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाए। जो बच्चा आगे एसएससी एग्ज़ाम के लिए किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है उसके लिए भी सफिशेंट है। इसके साथ साथ आप कोई भी आप बुक वगैरह भी रेफ़र कर सकते हो अगर आपको करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, पढ़ते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।